हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन सदिश के योग के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने उसमें पहली हेडिंग जो डाली थी वो थी सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। तो आज उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको हिंट दो इसके बारे में दे दी थी। एक अपन ने बात करी थी समान क्रम की, सबसे पहले वो जान लेते हैं वापिस से। एक आपका कौन सा क्रम अध्ययन करा था आपने? समान क्रम। समान क्रम का मतलब क्या होता है? एक सदिश का हेड दूसरे सदिश के किससे जुड़ा हो? टेल से। या एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के किससे जुड़ा हो? हेड से। उसको बोलते हैं समान क्रम। ओके बेटा। दूसरा नाम आपने सुना ही है, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में क्या देखा आपने? हेड किससे जुड़ा हो? हेड से। टेल किससे जुड़ा हो? टेल से। ठीक है, तो इसको कौन सा क्रम बोलते हैं? विपरीत क्रम। हेड हेड से जुड़ा हो, टेल टेल से जुड़ा हो। ये दोनों बातें अपन ने पहले के लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, और इसी के ऊपर सारे बेस्ड है आपके रूल। ठीक है बेटा, हेड हेड से जुड़ा हो, टेल टेल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है आपका? हेड हेड से जुड़ा हो, टेल टेल से जुड़ा हो, तो आपका कौन सा संयोजन हो जाएगा? विपरीत क्रम। जब आपका हेड किससे जुड़ा हो? टेल से। या टेल किससे जुड़ा हो? हेड से। ठीक है, इसको अपन कौन सा क्रम बोलते हैं? समान क्रम। तो इसी के ऊपर आपका सदिश का त्रिभुज योग नियम है। सदिश का त्रिभुज योग नियम। तो अपना हेडिंग जो रहने वाली है वो है सदिश संयोजन का त्रिभुज योग नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज योग नियम। बहुत ही ध्यान से देखेंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज योग नियम। मैंने क्या बताया था? यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। यह अपन ने बात कर ली थी। यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये बहुत काम आने वाली है आगे ये आपकी। यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा डेफिनेटली विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझेंगे। जैसे ये आपका एक सदिश हो गया वेक्टर P। ये कौन सा सदिश है आपका? वेक्टर P। ठीक है, समान क्रम का मतलब क्या होगा? इसका जो हेड है वो दूसरे के किससे जुड़ा होना चाहिए? टेल से। तो ये आपका वेक्टर हो गया Q। अब ये दोनों सदिश कौन से क्रम में है? समान क्रम में है। और जो तीसरा सदिश जो होगा
वो विपरीत क्रम में इनके योग को प्रदर्शित करेगा। अब ध्यान से देखो, सदिश P और सदिश Q, सदिश P व सदिश Q, इसका हेड Q के किससे जुड़ा है? टेल से। तो सदिश P व सदिश Q कौन से क्रम में है? समान क्रम में है, क्योंकि बेटा इस पे अपन बहुत बार बात कर चुके। सदिश P और सदिश R कौन से क्रम में है? देखो, टेल से टेल जुड़ा है दोनों का, और टेल से टेल किस में जुड़ता है? विपरीत क्रम में। ठीक है, हेड से हेड या टेल से टेल। तो सदिश P व सदिश R कौन सा क्रम रहे? विपरीत क्रम। थर्ड, सदिश Q और सदिश R, सदिश Q व सदिश R, ये भी कौन सा क्रम है? विपरीत क्रम। है या नहीं है? देख लो, Q का हेड R के हेड से जुड़ा है। तो जब दो सदिश, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में डेफिनेटली उनके योग को प्रदर्शित करेगी ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या रिलेशन बन जाएगा? वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। यह आपका रिलेशन बन जाएगा, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो बहुत आसान सा रिलेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। ये आपका क्या होगा? वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस Q। ये आपका इस डायग्राम से अपन ने ये रिलेशन इसका निकाल दिया। तो आप ये ध्यान रखना बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो बस आपको एक ही चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि यदि कोई किसी भी अपन त्रिभुज योग, मैक्सिमम केस में अपन त्रिभुज योग नियम ही लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? त्रिभुज योग नियम ही लगाएंगे। और त्रिभुज योग नियम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी ही करेगी। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखना, आपके पास कोई भी एक सदिश है, जैसे ये वाला, यह आपके पास एक सदिश है। जैसे यह आपने एक सदिश ले लिया वेक्टर P। ठीक है, तो आप एक सदिश को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हो। इसको यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी क्या रहेगा? वेक्टर P। लेकिन कंडीशन क्या है कि न तो उसका परिमाण बदलना चाहिए और न ही दिशा। तो ये नोट करके अपन लिख लेंगे कि हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन उसका परिमाण व दिशा नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये सदिश है बेटा, यहाँ पे इस सदिश का मान है A वेक्टर, तो आप इसको उठा के नीचे कहीं भी रख सकते हो। ये लो सर, पर इसकी परिमाण भी इतना ही है देखो, और दिशा भी वही है। तो हम एक सदिश को एक जगह से उठाकर
दूसरी जगह पे रख सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसका परिमाण और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी? उसका परिमाण और दिशा बदलना नहीं चाहिए। तो अभी बात करते हैं, इसको मैं नोट करवा के आपको लिखवा देता हूँ। नोट में क्या लिखेंगे बेटा? नोट में अपन लिखेंगे हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन उसका परिमाण व दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके रख सकते हैं, लेकिन उसके परिमाण व दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास सदिश A है, तो इसको आप यहीं से उठा के यहाँ रख सकते हो, इसके परिमाण और दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास ये सदिश B है, तो आप इसी सदिश को आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन इसका परिमाण और दिशा में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये नोट डाउन कर लो आप फटाफट। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर ध्यान से समझते जाओगे तो आपको बहुत काम में आने वाली है ये सारी चीज़ें। हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन उसका परिमाण व दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये किसका नियम है? सदिश का एक नियम होता है ये। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन बात करेंगे सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज का सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आपको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो आज तक आपने बनाया ही होगा, यह आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। तो ये है या नहीं है? है ना? इस प्रकार से अपन समांतर चतुर्भुज का योग के नियम की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, पहले ध्यान से समझेंगे फिर इसको लिखेंगे। किसी भी ये एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आपने ले ली P, और इसका वेक्टर का मान कितना है? वेक्टर P। एक आपने ले ली समांतर चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा है वह आपने ले ली वेक्टर Q। इन दोनों को बोलते हैं आसन भुजाएं। क्या बोलते हैं?
आसन भुजाएं, क्योंकि उनका उद्गम एक ही बिंदु से हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इनको कौन सी भुजा बोलते हैं? आसन भुजाएं बोलते हैं। कौन सी भुजाएं बोलते हैं? आसन भुजाएं। तो ये आपकी दोनों कौन सी भुजाएं हो गई? आसन भुजा हो गई कि नहीं हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों आसन भुजा हो गई। ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण इनके योग को प्रदर्शित करता है। अभी क्या बोला? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, कितनी आसन भुजाएं? दो आसन भुजाएं। कितने सदिशों को निरूपित करे? दो सदिशों को निरूपित करे, तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण इनके योग को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर से सुनेंगे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण इनके योग को प्रदर्शित करता है। तो कटान बिंदु से पहले विकर्ण निकालते हैं। ये सर हमने विकर्ण निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? अब ध्यान से देखना थोड़ा। ये आपने विकर्ण निकाल दिया और इसका मान हो गया r। स्टेटमेंट क्या कहता है? वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, यही तो बोलता है। सिद्ध करेंगे इसको कैसे? अब मैंने क्या कहा था? एक सदिश को आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हैं सर। नेमिंग कर देता हूँ मैं इसकी। इसको मैंने नाम दे दिया x, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया y, इसको मैंने नाम दे दिया z, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया w। नेमिंग कर दी बेटा। अब मैंने क्या कहा था? एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, पर उसका परिमाण और दिशा नहीं बदलना चाहिए। तो ये वाला सदिश है, इसको यहाँ से उठा के ऊपर रख दूँ, लेकिन उसका परिमाण और दिशा नहीं बदलना चाहिए। तो बदला क्या? परिमाण नहीं बदला सर। लाइन की लंबाई बराबर है, क्योंकि समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज होता ही यही है। भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर और बराबर। तो ये P है, तो इसका मान भी कितना हुआ रहा? P हुआ सर। ये Q है, तो इसको भी यहाँ रखूँगा उठा के। तो यहाँ रखूँगा तो ध्यान क्या रखूँगा कि क्या नहीं बदलना चाहिए? दिशा नहीं बदलना चाहिए। तो दिशा नहीं बदलेगी तो इसका मान भी कितना हुआ रहे? Q हुआ सर। बहुत बढ़िया। यह आपका R था ही। ओके, डायग्राम बहुत अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल एकदम विजुलाइज हो रहा है। अब देखो, एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पटका, ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखा? माइंड में एक बात स्ट्राइक करती रहनी चाहिए। क्या सर जी? कि एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन परिमाण और दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो करा क्या बदलाव? मैंने नहीं करा। अब देखो, आप ये ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू को उठाओ, अलग से उठाओ इसको। ये लो सर, उठाया। ये आपका x वाला, ये P, ये सर आपका Q, और ये सर आपका R। अरे ये तो त्रिभुज ही बन गया रे, हाँ या ना? देखो, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं हो गई कि नहीं हो गई? इसके हेड से इसका क्या जुड़ा है? टेल जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? अगर ये त्रिभुज हो गया तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? योग को। तो ये देखो, ये सिद्ध हो गया। R इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। कई बोलेंगे सर ना,
इससे मत करवाओ, ऊपर वाले से करवाओ। तो ठीक है भाई, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल एक्स जेड डब्ल्यू, वही बनाओ वापिस से। ये किसको निरूपित कर रहा है? क्यू को। ये किसको निरूपित कर रहा है? पी को। ये किसको निरूपित कर रहा है? आर को। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अब देखो ये दोनों फिर से कौन से क्रम में है? समान क्रम में है या नहीं है? और ये इनके कौन से क्रम में है? विपरीत क्रम में। समान क्रम विपरीत क्रम का पता कैसे चला सर? अरे एक ही बात बता दिया कि जब हेड किससे जुड़ा हो? टेल से, तो कौन से क्रम में होंगे? समान क्रम में। और जब हेड किससे जुड़ा हो? हेड से। या टेल किससे जुड़ा हो? टेल से, तो कौन से क्रम में होंगे? विपरीत क्रम में। तो ये आर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे? वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण उनके योग को प्रदर्शित करेगा। सही बात है या नहीं है? तो ये मैंने आपको पूरा इसके बोर्ड के ऊपर इसको खोल खोल के बता दिया है कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है या आप किस तरीके से बना सकते हो। तो देखो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है, तो तीसरी भुजा या उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण है वो किसको प्रदर्शित करेगा? उनके योग को प्रदर्शित करता है। बेटा किसको प्रदर्शित करता है? उनके योग को प्रदर्शित करता है। ये हमने पहला लिया वेक्टर P और वेक्टर Q, ये किसी भी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब इनको आसन भुजाएं बनाना है, तो ये दोनों बन गई आसन भुजाएं। ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, इनके कटान बिंदु से कौन सा विकर्ण जा रहा है? ये विकर्ण तो जानते हो ना, इतना तो पढ़ के आए हो, अनपढ़ थोड़ी हो। ठीक है, तो ये हो गया इनका विकर्ण, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले एक हेडिंग पढ़ाई थी कि हम एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि हम उसका न तो परिमाण बदल सकते हैं और न ही दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह रखा, लेकिन उसका परिमाण नहीं बदला और न ही मैंने उसकी क्या बदली? दिशा। इसी प्रकार इसको भी यहाँ शिफ्ट किया। अब इसके अंदर दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज योग नियम लगाया, अलग अलग से मैंने ये सिद्ध करके आपको दिखा दिया दोनों के अंदर, और ये इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट। ठीक है, तो फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा बेटा। अपन ने आज एक तो त्रिभुज योग नियम पढ़ा और एक समांतर चतुर्भुज योग नियम पढ़ा। त्रिभुज योग नियम के अंदर ही कौन आ जाता है? फिर से समांतर चतुर्भुज योग नियम। इसके आगे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे बहुभुज का नियम, पर उससे पहले आपको ये दोनों नियम बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। अगर ये आपको आएंगे तो आपको बहुभुज का नियम बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।